नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हर्ष जी जो अभी-अभी मुज़फ्फरनगर काँवड़ यात्रा के रूट का दौरा करके आ रहे हैं, तुरंत दाखिल हुए हैं अपने स्टूडियो में। लेकिन इनसे बातचीत करने के पहले आप लोगों को सबको याद दिला दें कि हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ दी जयपुर एनुअल समिट जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 25, 26, 27 अक्टूबर को होने वाला है और आप जानते हैं कि इसके और माध्यम देखिए, से मैं हम बता दूं दर्शकों को आपको रोकते हुए, हर्ष जी आएँगे उसमें, आप इन्होंने चिंता न इन्होंने करें। इन्होंने हमें अभी निमंत्रण नहीं भेजा है। अब हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं कि हर्ष जी आप जा रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा भाई अभी ये हमें आपने ऑफिशियली कैसे कहा इनवाइट कि नहीं आपको किया गया। निमंत्रण नहीं भेजा है? नहीं, मैं दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूं कि अभी ऑफिशियल निमंत्रण नहीं है, केवल एक मेल आया है हमारे पास इनका। तो मेल ऑफ़िशियल निमंत्रण नहीं होता है क्या? सर मेल पता नहीं ही हमें। ऑफ़िशियल अब निमंत्रण होता है, सर हमें बाकी नहीं कुछ पता कि नहीं होता है। आप लोग कैसे निमंत्रण देते हो सर, हमें नहीं पता ना। हम तो पहली तो ये बार आ रहे देखिए हैं। आपके सामने ये है 80 से अधिक हमारे राष्ट्रवादी वक्ता, लेखक, चिंतक और सब वहाँ पर जुड़ेंगे और इस बार हमने कई सारे उसमें नए आयोजन भी रखे हैं। इस बार इसका जो क्लार्क्स आमेर जहाँ हो रहा है उसमें जो है इसका दायरा भी बढ़ेगा और पूरा हिंदू इकोसिस्टम जो है वहाँ पर आपके सामने एकत्र होगा। आप एक इस पर एक सर हमें इसमें सहायता करें। कॉन्टेस्ट, इसमें सर एक कॉन्टेस्ट भी रखवाइए इसमें सर, बच्चों के लिए कुछ ऐसा जी, वो अलग से बात रैपिड करेंगे। रैपिड रैपिड फायर टाइप का ऐसा। जी हाँ, जी हाँ। अभी तो मैं हमारे दर्शकों से सभी से जो देख रहे हैं उनसे क्राउड फंडिंग की अपील कर रहा हूँ क्योंकि आपके आयोजन से ही, आपकी सहायता से ही ये आयोजन संभव हो पाएगा। तो अब बिल्कुल बिल्कुल। मुज़फ्फरनगर रिटर्न हर्ष जी, जी आपने काँवड़ यात्रा के रूट का पूरा सर्वे कर लिया सर और पूरा देखा हुआ है। मेरा जिला है मुजफ्फरनगर सर, उसके तो बाद वहां मुज़फ्फरनगर मैंने आपका जिला देखी है क्या। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जी आदेश का क्या असर हुआ ये बताइए? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आदेश से जो है वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जहां पर जिसके नाम के बैनर लगने थे सर, वो तो सर एक हफ्ता में लग चुके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि भाई वो जिनके लग चुके हैं उनके हटवाने हैं। और अभी सब सब लोगों के मन में एक और भी वो है कि साहब अब योगी जी क्या पता कुछ इसे लेकर कोई कानून ले आए या कुछ इस तरह का नया वो ले आए, अध्यादेश ले आए, कुछ भी ले आए। और सभी तो 26 तारीख की डेट है सर, अभी तो पक्ष भी सुना जाएगा। तो लोगों के मन में ये भी है कि क्या पता ओवरटर्न हो जाए, कुछ और बात हो जाए। तो सर जो मैसेज जाना था ना इसे लेके, वो मैसेज तो हुँ। जा चुका है। और अभी ये हर साल लगेंगे इसी तरह से वहां पे नाम लिखे जाएंगे। लेकिन मेरी अभी सर तो एक निवेदन है सर मेरा। हुँ, मेरे कुछ मित्र भी हैं और मेरे कुछ परिचित हैं जो इस दौरान इन्होंने इस हरिद्वार और इस तरफ रूट पे कई लोग गए। उन्होंने कहा है कि जो कावड़ में शामिल होने वाले शिव भक्त हैं उनके व्यवहार को लेके बहुत सारी शिकायतें आ रही है सर। कई कई दफा ऐसा होता है ना कि जब मैंने हमेशा से देखा है कि मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इस यात्रा को निकलते हुए, बड़े लेवल पर देखा है यहाँ पर। मुजफ्फरनगर में सर एक नीलकंठ सेवा समिति वालों का बहुत बड़ा कैंप लगा करता था। और जब हरिद्वार से कावड़ वाले चलते थे कावड़िया, तो वो कहते थे कि यार नीलकंठ वालों के कैंप में रुकेंगे। बेहतरीन खाना, जितने भी कावड़िए सबके पैर दबाने के लिए जो है वहां पे युवा लड़के सब मौजूद रहते थे, पूरी सेवा होती थी। उसमें क्या हुआ कि सर एक कावड़ यात्री ने ऐसे ही जैसे रात को अंधेरे में जाके कहीं भी पेशाब कर देते हैं, उसने पेशाब कर दिया। वो वहां पे बिजली के तार पड़े हुए थे, उसकी कावड़िए की मौत हो गई। ये बहुत साल पहले की बात है सर, 2 दशक पहले की लगभग ऐतिहासिक घटना है, ये आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं। तो उसके बाद उन कावड़ियों ने उसी नीलकंठ शिविर को ही तहस नहस कर दिया, बर्बाद, तोड़ फोड़ कर दी, मार पीट, पूरा आतंक मचा दिया। अब आप बताइए उसमें क्या गलती थी शिविर वालों की, क्या इसमें आप जाके कहीं भी ऐसे ही अगर पेशाब करेंगे और इस तरह का हादसा हो जाएगा तो मेरे कुछ परिचित हैं, वो कल शताब्दी एक्सप्रेस से गए थे देहरादून। तो वो कह रहे थे कि यार शताब्दी रिजर्व गाड़ी है, एसी, उसमें सब गाड़ियों में कावड़िया चढ़ गए हल्ला गुल्ला मचाते हुए। तो मेरी विनम्र निवेदन है कि इस तरह की हरकतें ना करें। इससे हिंदू धर्म और हमारा जो कॉज है, बढ़िया कॉज है, उसको सब चीजें डिरेल हो जाती हैं, वो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर 10 कावड़िया बदतमीजी करते हैं तो सारे कावड़ियों को बदतमीज ठहराया जाता है कि ये गुंडे हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, किसी की रिक्शा तोड़ दी। देखिए सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में ही एक गाड़ी तोड़ दी, पूरी तहस नहस कर दी किसी की। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक ठाक है सर। बिल्कुल अजीत अंजुम जैसों को मौका मिल जाता है, वो तो लेके अपना हाँ, कैमरा घूम वो ही रहा है सर इसीलिए। इसकी आड़ में वो हिंदुओं को गाली देंगे, कावड़ी और शिव भक्तों को भला बुरा कहेंगे,
योगी जी को गाली देंगे, फिर वो मोदी जी को, तो सबको जिम्मेदार ठहरा जाते हैं इन चीजों के लिए। 10 लड़कों ने गलत हरकत की तो जो 10 लाख कावड़िया है वो सारे के सारे उनके लिए गुंडे हो जाते हैं। तो सर ये सब एक अच्छा बहुत बड़ा आयोजन है, और ये इकोनॉमी के लिए भी सर बहुत होता है, इसमें अरबों खरबों रुपए का बिजनेस होता है। कपड़े बिकते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें बिकती हैं सर, ये बहुत। और हरिद्वार में तो साल भर इंतजार होता है वहां के व्यापारियों को, उत्तराखंड वालों को, कि कावड़ यात्रा शुरू होगी और हमारी इनकम होगी। जी। जी एक बात और बता दूं आपको जी कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये कि आगे योगी जी क्या करेंगे, तो योगी जी क्या करेंगे, वो कल उनके जो मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा, वो कल गए थे प्रयागराज, और मुझको हम्म, बताया अनुपम मिश्रा जी ने, क्योंकि वो हम्म, प्रयागराज के ही हैं, वहाँ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि भाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये तो हम आदेश लाएंगे ही लाएंगे, हम्म, क्योंकि इसके हमें अधिकार है, इसकी हमारे पास पावर है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, इसमें भी इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और हम्म, एक बात और भी है इसमें कि जो भी यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी कानून लाया जाएगा, वो केवल कांवड़ यात्रा के पीरियड में, या केवल कांवड़ यात्रा के रूट तक लागू नहीं होगा, फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। सर मैं आपको बताता हूं, हम तो बचपन से देख रहे हैं, मोहल्ले पड़ोस में दुकानें हुआ करती थी, गुरु नानक प्रोविजन स्टोर, नीचे लिखा रहता था सर प्रोपराइटर रमेश अरोरा, सब बोर्डों पे लिखा रहता था सर, सब जगह। पहले से है ये सर परंपरा, हर जगह लिखा रहते थे। आप दिल्ली में सर चांदनी चौक में चले जाइए, वहीं पे लिखा मिलेगा फलाना मिगलानी जी की दुकान, चाहे दुकान का नाम कुछ भी हो, मालिक का नाम लिखा रहता था। तो सब जगह था सर सिस्टम ये। और ये अन्य एक्ट्स में भी है, ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी है, और ये हम्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी है, और ये एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसमें भी। तो हाँ सर आपको तो सारी कानून की कोई कमी जानकारी है। नहीं है, कानून हाँ की कोई कमी नहीं। जी जी। वैसे बस ये थोड़ा सा ये था कि अगर इसे क्रमबद्ध लाते ना, थोड़ा सा कावड़ से पहले ही इसे शुरू कर दी जाती थोड़ी सी प्रक्रिया, तो हम्म। थोड़ा सा ठीक रहता। वो जो पुलिस वाला पहुंचता है फिर कहता है यहाँ पे नाम लिख के लगाओ सर, उस वो ज्यादा थोड़ा सा हाइप हाइप हो गया मामला। वरना फूड फूड इंस्पेक्टर ये जो होते हैं, इनके माध्यम से पर किया जा सकता था इसको। राशन की दुकानों बिल्कुल। पर ही लिखा रहता फलानावती गल्ले, सस्ता गल्ले की दुकान लिखा रहता है राशन की दुकान पे, वहां से तो सब खरीदते ही है। जी जी जी। तो अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इससे जो इसका जो राजनीतिक जो फॉल आउट है, वो मुझे बड़ा रुचिकर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में इसमें योगी जी जो है वो सबसे आगे निकल गए। आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, योगी योगी जी की तो आगे निकलने की बात मैं तभी मुझे सही लगेगी जब ये जो बाईपोल होंगे ना। देखिए राजनीति में तो किसी की भी जो किसी का वजूद है ना सर, वो चुनाव जिताने की क्षमता जो होती है सर, उससे ही आंका जाता है। मेरा मानना है कि टेस्ट तो तभी होगा। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, योगी जी ने फिलहाल जो शांत कर दिया है, अपने सब विरोधियों को बैठा दिया है, और वो खुल के शुरू हो गए हैं, बुलडोजर भी चल रहा है कई जगह पे, तो वो तो ठीक है उनका। लेकिन फिर भी सर असली तो इनकी क्या कहेंगे, इस पे फाइनल स्टैंप तो उसी समय लगेगा जब बाईपोल होंगे, और उसमें बाईपोल में बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करेगी। क्योंकि सर अगर उसमें बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। और सर एक बात और भी है, मैं तो कई बार कुछ चीजों को देख के ये भी बड़ा हैरान होता हूँ कि पार्टी के चैनल से भी कोई चीजें नहीं होती सर। अब आप बताइए, अनुप्रिया पटेल बार बार चिट्ठी लिख देती है कि साहब ये ओबीसी वालों की भर्ती नहीं हो रही है, जनरल कैटेगरी में वो ये हो गया है, फलाना हो गया, जनरल कैटेगरी वालों को भरा जा रहा है। इसका कोई जवाब भी नहीं देता सर। मेरा मानना है कि इसमें अगर चलिए ठीक है, मान लिया कि कोई एक लॉबी है जो योगी जी के खिलाफ काम कर रही है, या कुछ लोग हैं इस तरह के, लेकिन कम से कम योगी जी को भी अपने पक्ष से बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर इस बारे में एक ट्वीट कर दिया जाए, उसी के जो अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी शेयर की उसी को रीट्वीट कर दिया जाए कि भाई ऐसा तो कानून में हो ही नहीं सकता कि अगर सीट खाली रह गई तो उसे जनरल भर दो। ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है कि
ओबीसी रिजर्व कैटेगरी में जो है जनरल वालों को भर दिया जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं। वो आगे चली जाती हैं, अगले बार चले जाती हैं, खाली वैकेंट पड़ी रहती हैं। तो कोई बताता भी नहीं है लोगों को सर, सूचना भी नहीं देता। कैरी कैरी हमारा और आपका ही थोड़ी ठेका है कि हम ही ये सारी चीजें क्लियर करते फिरें। कैरी फॉरवर्ड का रूल है वो तो। हाँ सर। कैरी फॉरवर्ड होती है वैकेंसी, हाँ, तो सबको इतनी सी पता है। कॉमन बात बताई नहीं जाती सर। ये चीजें बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि कोई भी नेगेटिव चीज जो बीजेपी के खिलाफ चलनी शुरू होती है सर, वो बड़ी तेजी से फैलती है, और कोई पॉजिटिव चीज आती है तो ये नहीं आ पाती। अभी मैं आपके चैनल पे ही पॉडकास्ट सुन रहा था आनंद रंगनाथन का, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था। मैंने देखा कि पिछले दिनों आपके यहाँ बहुत सारे पॉडकास्ट हुए, मेरा या तो मेरा पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ था या फिर आनंद रंगनाथन का चला। तो उन्होंने 3 कृषि अमिताभ कानूनों को अग्निहोत्री का भी चल रहा है अभी। अच्छा, वो नहीं देखा सर मैंने। तो मैंने उसमें सर, उसमें उसमें उन्होंने जो 3 कृषि कानूनों को रिपील करने वाली बात पे आनंद रंगनाथन बड़ा खुल के बोले। जब उन्होंने, वरुण ने उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए, मैं इस गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर लूं, जब ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थी तब इन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। तो सर, कृषि कानून आप वापस ले लेते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ही गलत थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आप लेके आते हैं, पहले उसके लिए एक, उसको लेके हम बढ़िया पॉजिटिव माहौल कैसे बनाएंगे, नैरेटिव कैसे सेट करेंगे, वो उस लेवल पे काम नहीं होता सर। ये 370 नहीं है कि आज आपने कार हटा दी और सब लोग आपके साथ आ गए। कुछ चीजों पे, जिन चीजों में आपको लोगों को जोड़ना है, किसानों को अगर आपको ये बताना था कि किसानों के हित में है, तो कम से कम 6 महीने पहले, साल भर पहले उसके लिए एक चीज होनी चाहिए थी कि सरकार किसानों के फेवर में काम कर रही है, ये चीजें हम ला रहे हैं, उनसे ये फायदा होगा, तब उसके बाद लाए जाए। तो वो सब चीजें जो होती है ना सर, वो प्लानिंग कई बार मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाती, और एक के बाद एक चीजें गलत होती चली जाती हैं। इसका मैसेज और भी गलत जाता है कि आपने 1 साल तक जिद की और फिर आपने कृषि कानून वापस ले लिए। ये तो हुआ ही था। हाँ। अच्छा, उसमें तो सबसे बड़ी कमजोरी ये दिखाई ना कि आप याद करें, जब उन्होंने कहा कि साहब हम 26 तारीख को हम दिल्ली के अंदर लाके आएंगे, पहले तो कहा कि नहीं, हम दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे। फिर कहा नहीं, अच्छा इनको थोड़ी देर अंदर आने दो, थोड़ा सा, हाँ, वो थोड़ा सा जंतर ठंडा मंतर पे कर। जब आए थे ये। हाँ हाँ हाँ। तो वो घुस के पहुंच गए वहां पे लाल किले पे, उन्होंने बवंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस को कह दिया नहीं 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 नहीं, लाठी नहीं चलानी। अभी क्यों नहीं चलानी लाठी? हम्म, ऐसे ही काम के लिए तो लाठी होती है। बिल्कुल। तो आए एक आदमी, मतलब लाल किले पे चढ़ के, जहां प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और वहां पे उसके चढ़ के ऊपर आपको लाठी झंडा नहीं फहरा रहा चलानी है है। वहां। देश की अस्मिता तार तार हो रही है, लेकिन लाठी नहीं चलाएंगे। और उसके बाद फिर जब योगी जी गिरफ्तार करने जा रहे थे, तो ऊपर से फोन आ गया, अरे वो भाई तो इसको छोड़ वो तो दीजिए। बहुत बड़ा ब्लंडर था सर। वो तो योगी जी उसी दिन, जो राकेश टिकैत जिस दिन रोया था, वो तो उसी दिन सब खत्म हो जाना था मामला, बिल्कुल और खत्म था ये कानून वापस भी लेने ना पड़ते शायद। ना, कुछ नहीं होता, इनको हाँ, भगा देते, ये वहां बहुत रुकते ही बढ़िया नहीं मौका उसके था। बाद। जी, बिल्कुल ये सही कह तो रहे हैं। अब बता रहे हैं कि साहब कि वो अमित शाह को फोन गया, सत्यपाल मलिक का, कि भई वो मैं इसको समझा लूँगा और आप मत कीजिए ऐसा, और अमित शाह ने रोक दिया योगी को। बताओ, अब सतपाल मलिक ये के कहने पे रोक दिया। अब आप ये सतपाल मलिक के देखिए कहने कि पे, टेंटेड सोचिए आप, आदमी खुद ही इतना बड़ा, उसके कहने पे रोक रहे हैं, और वो ढिंडोरा पीट रहा है कि मैंने रुकवा दिया। और ऐसे काम करते रहते हैं। अभी लेटेस्ट बताऊँ आपको, लेटेस्ट चल रहा है कि साहब कि जमाते इस्लामी जम्मू और कश्मीर की जो है, वो उस पे से रोक हटा के उसको चुनाव लड़वाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये तो हाल है। बताओ। नहीं, इन कुछ चीजों के पीछे सर ये भी तो समझ में नहीं आता कि उसका नहीं, नहीं कुछ, चलिए कुछ डिसीजन ठीक है, लेकिन ये भी तो पता लगे कि आखिर ये कर क्यों रहे हैं, किया क्यों जा रहा है, ये तो समझ में नहीं आता ना। डिस्कस तो किसी से करते ही नहीं ना, होम मिनिस्ट्री में आप हाँ। पता कर लीजिए। राजनाथ सिंह एक्सेसिबल थे लोगों के, प्रेजेंट होम मिनिस्टर बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है। पता ही किससे सलाह करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, और जो सोचते हैं। जम्मू कश्मीर में आपके हिंदुओं से कहा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, ये कहा। आइए जरा ये बताते हैं, जरा थोड़ा हम ये देखें कि साहब इस समय हमारे मुस्लिम मतदाता की प्रतिक्रिया क्या है उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। सर देखिए, जो बहुत मुस्लिम, बल्ले-बल्ले हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, उसने जो है वो मोदी को पछाड़ दिया और उसने बीजेपी की ऐसी-तैसी कर दी। आज क्या हाल है? नहीं सर, मुस्लिम मतदाता भी खामोश है बिल्कुल।
कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और आपने देखा होगा ये जो कावड़ वाला मामला हुआ, इसमें कोई कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई ये जमीयत वालों के अलावा। कोई सब सब शांत है। और मुस्लिम मतदाता तो सर हमेशा ऐसे ही रहता है। मुस्लिम मतदाता तो डिसीजन चुनाव के समय पे ही लेता है सर। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें प्रतिक्रिया हुई है बहुत बड़ी या कोई रणनीति बन रही है। देखिए अब तो अभी तो कोई चुनाव भी नजदीक नहीं आ रहा है। 27 में होंगे चुनाव, तब तक पता नहीं बहुत पानी बह जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। तो मुझे अभी तो फिलहाल मुस्लिम मतदाता का कोई ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में रुख मुझे नहीं लगता स्पष्ट आ रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सर इस समय। नहीं, कुछ तो अच्छा बुरा योगी जी के प्रति क्या आ रहा है? देखिए योगी जी के प्रति वही है कि साहब बुलडोजर चलवाते हैं और वो सब, ये बात ये चीजें तो रहती हैं उनके बैक ऑफ द माइंड, ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। कावड़ वाले से निश्चित रूप से देखिए, अब कावड़ का सीजन खत्म होने दीजिए शिवरात्रि के बाद, तब चीजें सामने आएंगी। और अजीत अंजुम वगैरह सब पहुंचेंगे कि भाई कितना नुकसान हुआ तुम्हारा सलीम मियां। कुछ आर्थिक सर्वे लेके आए शायद अजीत अंजुम और रवीश कुमार। तो वैसे उसमें वो पता तो ला लगेगा। रहे हैं वो कई सारे अच्छा वीडियो मैंने देखे कि साहब अच्छा मेरी 25,000 आमदनी होती थी, अब 4,000 रह गई। अच्छा। इस तरह के तो नहीं इस सर, तरह मैंने के उन तो लोग वीडियो। मैंने इन लोगों को व्यू देना बंद कर दिया आजकल। मैं नहीं देखता इनको। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग इनको नहीं, इनको मैं ज्यादा भी नहीं भाव देखता। देते हैं। वो तो हाँ वीडियो मैं, जो क्लिपिंग आ जाती है ना इसके हाँ एक्स के हाँ ऊपर, हाँ, बस ऐसे वो ही मैं भी देख। ट्विटर वगैरह पे देख लेता हूँ जी। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जो है इन लोगों को भाव देना ज्यादा बेकार है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से इनका फायदा ही होता है। जी। ये तो चाहते हैं कि अटेंशन मिले हमें। वैसे भी ये जो इसका थोड़ा यदि विश्लेषण करें तो ये जो मुस्लिम राजनीति है, आपने इसके ऊपर एक वीडियो भी किया था। तो जी ये जो मुस्लिम राजनीति अ, जो एक तरफ से पूरी तरह से एक वो गठबंधन सर के मैंने तौर पे उसमें ये बताया निकलेगी। था कि वो जो है कि किस तरीके मैं से मैं मतलब मैं वो। मैं प्रश्न हाँ पूरा कर लूँ, मैं प्रश्न पूरा कर जी लूँ। जी जी। हाँ तो ये जो एक प्रकार से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम आपके बंधुआ हैं, आप हमें चाहे कोई रिप्रेजेंटेशन दीजिए या ना दीजिए, आप हमें हाँ कुछ सुविधा दीजिए या ना दीजिए, हम आपके ही बंधुआ हैं। जी। तो ये जो राजनीति है, ये कैसे चलेगी? नहीं सर, ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना 2022 वाला, हुँ, ये सर उससे शुरू हो गई थी ये कहानी। मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था। वो विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों को टिकट पिछली बार से बहुत कम मिले थे। इस बार तो मैंने बाकायदा उसकी पूरी रिसर्च निकाली और बहुत सारे आंकड़े उसमें मैंने निकाल के रखे हुए थे। अब हुँ, एक आप ये बताइए कि जब आप ये तय कर लेंगे किसी भी मुद्दे पर, जब किसी भी पार्टी को ये पता लग जाएगा, जब अखिलेश यादव को पता है कि मुसलमान मुझे ही वोट देंगे, तो सर वो इन्हें टिकट क्यों देगा? बिल्कुल पिछली नहीं बार देगा। 8 पिछली बार 8 को दिया था, अब की बार 4 को ही दिया। कांग्रेस ने तो टोटल 36 को दिया था, अब की बार 17 लोगों को ही टिकट दिया, क्योंकि वो समझ गए हैं कि यार मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेगा। तो मुसलमानों को टिकट देने की, इन्हें रिप्रेजेंटेशन देने की क्या दिक्कत है? अगर इन्हें रिप्रेजेंटेशन देंगे फिर ये कहेंगे हमें मंत्री बनाओ, फिर ये बराबर में बैठने की बात करेंगे जैसे अयोध्या प्रसाद बैठ रहा है। तो अवधेश। ये हाँ अवधेश प्रसाद, अयोध्या प्रसाद ही नाम उसका मेरे मुंह से निकल रहा है। नाम ही उसका अयोध्या प्रसाद हो गया तो। इस ये मिल्कीपुर से हारेगा, देख लेना आप। सपा, हाँ मिल्कीपुर से ये सुन रहे हैं कि ये बीजेपी वाले भी जो है किसी पासी कैंडिडेट को ही ला रहे हैं सर। कल रिजर्व मैंने सीट है वो, वो। हाँ हाँ, वो तो रिजर्व वो सीट है। पासी, हाँ जी जी जी। तो वो उसी बारे में जो है वो सब चीजें चल रही। तो मेरा मेरा तो मानना ये है कि सर मुसलमानों को लेकर इन्होंने बिल्कुल एक तरह से फिक्स कर लिया कि भाई हम जो है मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन, इनके वोट लेंगे और इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। तो सर उसके बाद तो फिर ये सारी चीजें होंगी ही। मुझे तो लगता नहीं है कि मुसलमानों का इससे बेटर तो मुझे लगता है कि शायद मायावती ही ठीक ठाक कर देती थी। और मायावती ने तो लास्ट अटेम्प्ट कर लिया इस बार। उसने तो विधानसभा में भी और लोकसभा में भी इन्हें खूब टिकट दे के देख लिया। तो ये तो जब तय कर लिया, इन्होंने मैसेज दे दिया कि भैया हम तो मोदी को हरवाएंगे ही, तो फिर सर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो इनकी हालत खराब होनी है। और इस बार हाँ, सबसे कम है रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का लोकसभा में। बिल्कुल, 23 सीटें तो और कुल जीते। हाँ, और सर बताइए 240 और बीजेपी के 240 कम हो गए।
मतलब 240 पे पहुंच गई बीजेपी के, तो 63 तो बीजेपी के अपने ही कम हो गए। तो उस रेशो में तो मुस्लिम मुस्लिम जो है वो बढ़ने चाहिए थे ना लोकसभा में, क्यों नहीं बढ़े? ये तो सवाल कोई क्योंकि पूछता टिकट ही नहीं है। नहीं है, तो कैसे बढ़ेंगे? हम्म। टिकट तो दे ही नहीं रहे ना हमको। टिकट नहीं देंगे सर। टिकट इसलिए नहीं मुसलमान दे रहे, उसका कारण मुसलमानों को ये है कि टिकट सर, जब तक मुसलमानों ने ये तय नहीं किया था कि साहब हम बीजेपी के खिलाफ ही हम रहेंगे, तब तक सर ऐसा नहीं चल रहा। अब चलने लगा पिछले भाई चुनावों उनको से। टिकट इसलिए नहीं देते कि उनको लगता है कि अगर मुसलमान खड़ा करेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। हाँ। मुसलमान वोट तो कभी भी चाहे किसी को खड़ा करो मिलने हैं, हाँ। तो इसलिए सेफ खेलो भाई। बिल्कुल। आप मुसलमान मत खड़ा करो वहाँ पे। तो मुसलमान बिल्कुल। तो वो वहीं खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे उनकी आबादी जो है वो इतनी है कि अकेले उनके दम पे जीत सके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे के साहब मजबूरी है कि साहब धुबरी है या गाजीपुर है कोई या मुरादाबाद है या संभल है, कि कोई वो विकल्प ही नहीं है उसके अलावा। नहीं, आप देख लो ना कहाँ-कहाँ टिकट दिए। हाँ, इन्हीं सीटों पे दिए सर, जहां मुसलमान के अलावा किसी को देने का विकल्प ही नहीं है, मजबूरी है। एक अगर आप जौनपुर का एक्सेप्शन ले लो, जो समाजवादी ने जो आपके मुख्तार अंसारी के भाई को दी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम जनसंख्या 10% ही है, अधिक नहीं है। अरे सर, अब्दुल्ला आजम वाली सीट पे नहीं दे दिया था क्या हिंदू को? प्रवीण पट उसके उसका जो कैंडिडेट था अनुप्रिया पटेल का, उसके सामने अभी बाईपोल हुआ था जो, उसमें हार नहीं गए क्या? नॉन मुस्लिम को दे दिया हार के, सपा वाले, वो जीत गया था उसका, नहीं, तो आप देखो इन्होंने अनुप्रिया वाला। मुरादाबाद में उसको रुचि वीरा को जिता लिया ना। हाँ यही तो एसटी हसन रो रहा था कि साहब देखो मुरादाबाद की सीट भी हमको नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुरादाबाद वाला आपने सही याद दिलाया। मुरादाबाद वाले का तो यहाँ यूपी में तो कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि मुरादाबाद सीट भी जो है वो रुचि वीरा जीत जाएगी। लेकिन देखिए कैसा सीन बना, वो बाहर की कैंडिडेट मानी जा रही थी, बिजनौर से जाके चुनाव लड़ी वो वहां पे। और बिजनौर में कई चुनाव हार चुकी थी पिछले, एक बार शायद एमएलए रही, उसके बाद तो कई चुनाव हारी हुई है वो वहां से। तो ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स का ये जो तरीका है, उससे एक बात और भी हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी भी अब इनको कुछ नहीं देने वाली है। आप उत्तर प्रदेश वगैरह में जैसे योगी जी भी कहते थे हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो इनको विशेष एक प्रकार का प्रिविलेज दिया जा रहा था, वो प्रिविलेज भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही थी 2 कारणों से। एक कारण तो ये था कि साहब कि इससे जो है हमारी निष्पक्षता के ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। वो अपने वो निष्पक्षता का ठप्पा अपने यहाँ ऊपर लगवाए रहना चाहते थे, एक बात। और दूसरी बात, पता नहीं नड्डा जी के या मोदी जी के किसी के दिमाग में ये था कि कुछ परसेंटेज हमारी तरफ आ जाएगा। तो वो दूसरा वाला तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हम्म। और सही। अब इसलिए जो पहला वाला है, उसकी भी अब आवश्यकता नहीं रही। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं। तो सही पूछिए तो ये दोनों तरफ से गए। हाँ बिल्कुल सही है। और सर एक बात बताऊं, जब अभी ये 2022 वाले चुनाव हुए थे ना यूपी के, तो उस समय एक सपा नेता थे, वो पहले मिनिस्टर भी रह चुके, अब तो काफी उम्र होगी, वो अब घूमते रहते हैं, कभी कभी मॉर्निंग वॉक वगैरह पे मिल मिल जाते थे। तो मैं उनसे एक बार पूछ बैठा ऐसे ही, मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये लास्ट चांस था समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का, कि इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ समीकरण, आरएलडी आपके साथ, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, सारे के सारे आपके साथ, ओबीसी सब आगे, और मुसलमानों का आपके समर्थन में खुल के आ जाना चुनाव से पहले ही, कि साहब मुसलमान इस बार सब सपा को जा रहा है। मायावती बिल्कुल साफ हो गई, कहने लगे इससे बेटर कंडीशन और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बताइए। जब इस बार सरकार नहीं बनी, तो अब बनेगी नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में, ये तय मान। कुछ लोगों का कहना है जो मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई स्थिति जो थी, जिस प्रकार की इस बार बनी लोकसभा चुनाव में,
विधानसभा चुनाव में भी स्थिति वही थी। हाँ, जी, विधानसभा चुनाव सही जब कह रहे आरंभ हो। हुए उसके पहले की स्थिति यही थी कि भाई बीजेपी जो है वो 150 पे सिमटेगी। बिल्कुल। लेकिन योगी जी के बारे में फिर ये हुआ कि भाई लोगों ने ये सोचा कि यार कम से कम योगी है तो सेफ्टी तो है। योगी तो सर लॉ एंड ऑर्डर पे जीत के आए हैं पिछले वाला चुनाव, और किसी चीज पे नहीं जीते हैं। तो इस वजह से वो जीत गए। अपने लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका रिकॉर्ड है बिल्कुल उसके ऊपर योगी जो है वो जीत के आए हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है लोकसभा में तो भाई वोट दे देंगे अखिलेश को तो भी उनका कोई नुकसान नहीं होना। हाँ, विधानसभा में दे देंगे अखिलेश को और अखिलेश की सरकार बन जाएगी तो डायरेक्ट बिल्कुल, फिर मामला तो जो है मुट्ठी में है सब राम कुछ। नाम सत्य है। जी, हाँ सही बात है। ये यही बात तो मैं भी कह रहा हूं आपसे। पिछली बार भी यही माहौल बना था कि सारे के सारे समीकरण बिल्कुल ऐसे बन गए थे कि बस गए इस बार। और आप ये बताइए, अगर ऐसा नहीं था तो अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा सर? आज तक नहीं लड़ा कभी जिंदगी में। इसी उम्मीद में लड़ा था कि चीफ मिनिस्टर बनूंगा अब की बार। आजम खां को भी जो है इस्तीफा दिलवा दिया कि नहीं तुम भी लड़ो, उन्हें भी मरवाया। तो सर इन्हें बिल्कुल सब लोग श्योर हो चुके थे। मतलब सट्टा मार्केट में भी यही था कि साहब सपा की सरकार इस बार बन रही है। एक तो वो परंपरा भी चल गई ना सर। काफी समय से लोगों को आदत पड़ गई थी कि एक बार उसकी सरकार, एक बार मायावती, एक बार सपा, एक बार मायावती। तो लोगों को लगा अब के बीजेपी थी, अब की बार फिर सपा, अगली बार फिर मायावती। तो ये जो एक पीछे से दिमाग में सब लोगों के चल रहा था कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। तो पिछली बार इससे बढ़िया चांस मतलब जो है वो अखिलेश यादव के पास नहीं आ सकता था। और अब तो समीकरण बहुत ही खराब हैं इनके। कोई भी जितने इनके पिछली बार जो 2022 में जो इनके साथ थे वो कोई है नहीं। और देखिए कांग्रेस का साथ लेके अगर ये कांग्रेस को अगर ये विधानसभा में साथ लेके लड़ेंगे तो ये मारे पड़ेंगे। कांग्रेस की भले ही 2-4 सीट बढ़ जाए, इनकी नहीं घटेंगी। और जो कांग्रेस की बढ़ेंगी वो इनके खाते में से घटेंगी। कम एक सीट बात पे भी तो लड़ना है, पड़ेगा। ये लोग जो है इस बात को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, विशेष इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि टोटल सीट जो लड़ी थी समाजवादी पार्टी ने 62 सीटें लड़ी थी, 62 में से 37 जीती। यानी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 60% है। हम्म। और कांग्रेस का कितना है? वो 17 में से 6 जीते हैं। हम्म। तो आप देख लीजिए कितना है। 35% कितना हुआ, 30% के आसपास। और उनमें से 2 रायबरेली और अमेठी हैं। जी, हाँ वो तो पक्की थी बिल्कुल। और आपके सहारनपुर वाली तो धुप्पल में आई हुई है। हम्म। तो इनका ये हाल है सही में तो। और 100 सीटें मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं तो 100 सीटों से कम वो लेंगे नहीं। और उन 100 सीटों में से 30 से ज़्यादा वो जीत नहीं सकते। बहुत हाई 30 बता रहा हूँ। नहीं, 30 विधानसभा में तो 30 नहीं जीत सकते सर। लोकसभा में ये वो लोकसभा वाला परसेंटेज विधानसभा में नहीं चल पाएगा सर। छोटे छोटे पॉकेट का चुनाव होता है, वहां तो 2-2 4-4 हजार वोट से चुनाव का नतीजा बदल जाता है। वहां नहीं संभव है। इनका बहुत संगठन ही नहीं मुश्किल है। है। हाँ, उनके पास कुछ नहीं है। बसपा, अब बस मेरा मैं बताऊं सर, इससे बढ़िया मेरा मानना यह था कि समाजवादी पार्टी और बसपा और सपा ने अगर विधानसभा में भी पिछली बार मिलकर लड़ा होता तो ज्यादा बेटर पोजीशन, लोकसभा से बेटर रहते। नहीं वो तो सीट मायावती तो शेयरिंग कर लेते मुख्यमंत्री कई के लोग। अलावा और किसी पे लड़ेगी नहीं ना। हाँ, बात 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 तो वही थी। असली मुद्दा तो वही था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब अखिलेश यादव मायावती को मुख्यमंत्री तो नहीं बनवाता। लेकिन मेरा मानना था कि वो लोकसभा से ज्यादा इंपैक्टफुल रहता। लोकसभा में तो कुछ खास चला नहीं था। 10 सीट मायावती की आई थी, 5 इनकी आई थी। तो विधानसभा में लेकिन उसका इम्पैक्ट बढ़िया हो सकता था अगर समझदारी से करते। लेकिन समस्या तो यही है ना कि वहां दोनों के नेता ही चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। बात बनती कैसे? नहीं वो तो नहीं। अब तो मायावती वापस एक्टिव हो रही हैं।
आपने हाँ, देखा वो हो तो। अपने भतीजे को देखिए सर, मायावती तो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जो सामने आ रहे हैं सर, उससे घबराई हुई है। ये बात बहुत बड़ा फैक्टर है। चंद्रशेखर आजाद का जो चुनाव हुआ है, उसने सर अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव ने तो उसे टिकट का वादा किया था, उसने हम्म। अखिलेश यादव वाले को भी नीचे पहुंचा दिया। और ये मतलब आप समझ लीजिए कि सपा बसपा वाले कैंडिडेट तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए। बीजेपी वाला तो फिर भी फाइट में रहा वहां पे। बहुत खराब हालत हुई है इनकी तो, कई कई लाख वोटों का डिफरेंस हो गया। इनके लिए भी सबक है ये। तो मायावती तो उस चीज से घबराई हुई है कि कहीं जो रहा साहब वोटर है वो भी इधर उधर जाना ना शुरू हो जाए। मायावती का तो वोट परसेंटेज बिल्कुल कम हो गया ना। आज तक जब से पहली बार जब वो लड़े थे, जब पहली बार जब बीएसपी लड़ी थी, तब उनका वोट परसेंटेज 9.8% था। अब भी इस बार 9 समथिंग उस है। इस बार 9.79 हो गया है। हम्म। हाँ, तो जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए। इसलिए आपने ये देखा हो कि मायावती ने ये कांवड़ यात्रा वाले मामले को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर जबरदस्त ट्विटर के वार किए हैं। हाँ हाँ, कई कई ट्वीट वगैरह किए। तो कई ट्वीट वगैरह किए हैं, क्योंकि मायावती जो उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो जो है बीजेपी की बी टीम बन गई हैं, अब उस आरोप से बाहर निकलना चाह रही हैं। हाँ, नहीं तो और ये नहीं करेंगी तो यदि वो खत्म हो जाएगी। अपना जाटा वोट वापस अगर कंसोलिडेट कर लिया उन्होंने, तो फिर तो अखिलेश और कांग्रेस के लिए बहुत बैड न्यूज़ है ये। हाँ, तो वो यही तो करने की कोशिश कर रही है कि जो मिनिमम मेरे पास हुआ करता था वो तो हमारे पास रहना चाहिए। 14%, 13%, 17%, इतना तो होना ही चाहिए। आप देखिए ना कि उसने मायावती के, मैंने तो एक बार रिकॉर्ड वो दिया भी था, मेरा याद नहीं आ रहा, 5 या 6 कैंडिडेट इनके मुस्लिम ऐसे थे जो 1.5 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाए, टोटल वोट भी 1.5 लाख नहीं मिले। तो इसका मतलब उन्हें मुसलमानों ने तो कम दिया ही वोट, जो दलित वोट था, इनका अपना वोट था मायावती का, जाटव वगैरह, वो भी नहीं मिला उन्हें। ये तो क्लियर आ गया सामने आंकड़ों में। अब ये जो बाई इलेक्शन होने वाला है, इसमें क्या देख रहे हैं आप संभावना? सर, बाई बाई इलेक्शन में तो कैंडिडेट पहले देखा जाए क्या है, किस तरह के कैंडिडेट लाए जाए। ये तो हम्म। कैंडिडेट कौन होगा उस पर डिपेंड करेगा सर, ऐसे नहीं चुनाव वैसे जीता जाएगा। बाई इलेक्शन में नॉर्मली तो सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में तो मिक्स रहा है सर, कई बाई बाई इलेक्शन हारी बीजेपी, कतौली का हार गए थे यहाँ से, और कई और भी बाईपोल हैं जो हारे हैं ये। लेकिन इसमें तो मेन चीज तो है सर, कहीं ऐसा ना हो जो इनकी अपनी है, 3 बीजेपी की हैं, एक आरएलडी की है, एक उसकी है निषाद पार्टी वाले की, वे 5 अपनी जीते हैं पहले तो, मेन तो वो है। और फिर इनकी, मैं तो पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि फोकस करा जाए, मिल्कीपुर जीती जाए, वो जो है हम्म। उसे हम्म। उसे जो है ना वो खत्म किया जाए, वो जो नैरेटिव चल रहा है, वो जो अवधेश से अयोध्या प्रसाद बन गया देखिए 3 सीटें जो है इनकी, वो है है। एक तो है फूलपुर, बीजेपी की। बीजेपी की है फूलपुर, खैर और गाजियाबाद सदर। तो इसमें तो वो तीनों में मुझे कोई विशेष समस्या नहीं लगती। हाँ सर, फूलपुर में गाजियाबाद वाली तो बिल्कुल क्लियर ही है। फूलपुर में ज़रूर कुछ थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन अब वो सरकार है तो वो फूलपुर भी वो निकाल लेने चाहिए। और इधर ये आपके जो मीरापुर है, इसमें भी कुछ आरएलडी को वापस आराम से मिल जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नहीं लड़ेगी तो उनको ही फायदा है। हम्म। बाकी बची एक मझवा सीट निषाद पार्टी वाली, उसका कहा नहीं जा सकता, क्योंकि निषाद पार्टी बहुत तेजी से डिक्लाइन की है अभी पिछले कुछ दिनों हाँ, निषाद पार्टी वाली तो कुछ भी नहीं, वो तो में। अब वोट किसी को नहीं दिलवा पाया वो तो। तो उसमें भी हो सकता है टसलबाजी हो, उनको ये सीट दें भी बीजेपी वाले की ना दें। जो इनकी जो 5 सीटें हैं, वो उनमें से 2 तो आप आउट कर दीजिए। जो एक कुंदरकी की सीट है वो जियाउर रहमान वाली, हम्म। और एक करहल की सीट है। हाँ, अखिलेश वाली। ये ये तो कोई इनसे छीन नहीं सकता।
हाँ, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ सर, बस फोकस केवल मिल्कीपुर पे रहना चाहिए। वो तो किसी तरह से जीती जाए, वो बाकी सब लोग भूल जाएंगे कौन सी जीती, वो मिल्कीपुर जीत फोकस ली जाए। मिल्कीपुर मिल्कीपुर हाँ। पे रहना चाहिए फोकस। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरह से। नैरेटिव की बात जो होती है ना, नैरेटिव उसी से ही आएगा। आप वो सीट एक जीत लो मिल्कीपुर अरे वाली। मिल्कीपुर के बगल में ही एक और सीट है कटहरी करके, हाँ, वो उस पे भी होगा। अंबेडकर नगर में। हम्म। तो वो भी जो है शासन प्रशासन दम लगाएगा तो वो भी डिफिकल्ट नहीं है। जी, अभी तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है अक्टूबर अक्टूबर में होगा चुनाव। कब लग रहा है आपको बाईपोल? मुझे तो लग रहा है ये आपके जो महाराष्ट्र वगैरह वाले हैं इन्हीं के साथ होना चाहिए। अब कोई कह रहा था मेरे से कि सितंबर में कश्मीर के हो रहे हैं, तो उनकी साथ हो जाएगा। क्योंकि टाइम है सर, अभी तो बहुत। अक्टूबर में 3 महीने तक, 4 महीने तक सीटें खाली क्यों डाल लेंगे? होना चाहिए अभी। हाँ, अगर सितंबर में कश्मीर वाला हो जाएगा तो उनके साथ हो जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भी था कि 30 सितंबर से पहले जो है कश्मीर का चुनाव हो जाना चाहिए। तो बढ़िया मौसम होता है वहां, तो उस समय हो जाना चाहिए। क्यों सर, इधर भी हुँ, बाढ़ बाढ़ निपट लेगी यूपी की, मुझे लग रहा हुँ, है। हुँ। तो उस समय भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, हरियाणा और हिमाचल के जो बाईपोल थे सर, कितनी जल्दी जल्दी हुए हैं। सीट खाली हुई और 10 दिन बाद ही डिक्लेयर हो रही है बाईपोल, फटाफट। और अभी ये जो दूसरा राउंड हुआ लोकसभा चुनाव के बाद भी, तो बाईपोल वाला हुआ 13 सीटों का। हाँ, देखिए कितने खटाखट हुए, सब एक एक महीने के अंदर हो गए सारे के सारे। तो यूपी वालों में क्या दिक्कत है? यूपी वाले भी कराए जाने चाहिए तुरंत। कॉन्फिडेंस के साथ उतरे, डरने की क्या बात है इसमें? जीत के दिखाएं सीट को, दम लगाएं। योगी जी ने तो 15 मंत्रियों की टीम बनाई है सर, सबको भेज दिया योगी कि जी को फ्री हैंड दे दिया गया है। हाँ, 15 मंत्रियों की टीम बनाई है, सबको कैंडिडेट लाओ बढ़िया बढ़िया ढूंढ के, और तुम्हें जितवाना है सबको। और योगी जी को कह देना चाहिए कि उस क्षेत्र का सांसद या जो भी ये विधायक हैं और या मैंने मंत्री बना रखे हैं, अगर वो सीट हम हारते हैं तो मंत्री पद से हटा दूं। बिल्कुल देना चाहिए सर। इस तरह से जाओ रात दिन वहां पे, करो काम। योगी जी को फ्री हैंड दे दिया गया है सर एक बात और बताऊं मैं आपको, एक बड़ी एक केशव दिलचस्प बात प्रसाद बताता हूं मैं। मौर्य जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनको सुना है कि ऊपर से पड़ी है डाँट। जी। सर एक समय जब प्रभारी बनाए जाते थे ना चुनाव के, आप याद कीजिए सर, मैं कांग्रेस और सपा बसपा, जब ये बड़ी प्रभावी पार्टियां थी, सब सपा बसपा खासतौर से, और बसपा वालों में खासतौर से, जब मायावती एक डेढ़ डेढ़ साल पहले प्रभारी बनाया करती थी, तो सर उनसे ये कह दिया जाता था कि ये जो चुनाव आपको लड़वाया जा रहा ना, या तो आप चुनाव लड़ेंगे, प्रभारी हैं आप, प्रत्याशी नहीं, प्रभारी डिक्लेयर करती थी मायावती, और अगर किसी में दूसरे को भी लड़वाऊंगी तो उसे भी जितवाना है। तो सर पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता था 1.5 साल तक। बहन जी का जन्मदिन आ रहा है, ट्रेन लेके जाना है एक वहां पे। बहन जी का फलाना कार्यक्रम है, अम्बेडकर जयंती है, 10 बसें लेके जानी है। तो सर भाजपा वाले तो घर बैठे बैठे चुनाव जीतते हैं। भाजपा वाला एक पैसा नहीं खर्च करता, ना कोई विज्ञापन पे खर्च करता, ना पब्लिसिटी पे खर्च करता। ये तो फिक्स डिपॉजिट समझ लिया है इन्होंने। तो इन्हें कहना चाहिए कि अगर मिल्कीपुर जीतनी है तो फला फला मंत्री की ड्यूटी लगाए, जो उस क्षेत्र से आते हैं, जिन्हें मंत्री बना रखा है 2 साल से, 3 साल से। 7 7 ऐसे मंत्री हैं जो 7 साल से लगातार मंत्री बने हुए हैं योगी जी की सरकार में। उनसे कहना चाहिए कि जाओ, ये कैंडिडेट कमजोर है, इसकी मदद करो, 3 करोड़ रुपए खर्च करो उसके चुनाव पे, जिता के दिखाओ इसे। अभी मंगलौर का उपचुनाव हुआ सर, यहाँ का, उत्तराखंड का, 400 कुछ वोट से करतार सिंह बढ़ाना आ रहा है सर उसे। करतार सिंह बढ़ाना पहले जो है खतौली से विधायक रहा है आरएलडी का, और वो उसका तो कुछ होता नहीं है, वो तो पैसा फेंको तमाशा देखो है। सर वो सीट जो कभी बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई, कोई मतलब ही नहीं उठता जहां उनका जीतने का, मुस्लिम काफी आबादी है मंगलोर में, उस सीट पे वो बंदा 15 20 दिन के अंदर फाइट में आ गया, 442 वोट से आ रहा है। तो सर जब चुनाव लड़ने पे आते हैं ना लोग और कैंडिडेट, और उसे पीछे से पुश किया जाता है कि भाई पैसा खर्चा करो, ये वो लोग होते हैं चुनाव लड़ने वाले सर, जिस क्षेत्र में चुनाव होता है जाके पहले ही दिन प्रधानों की बैठक करी, सारे प्रधानों को बुला लिया, 150 200 गज जितने भी आए उसमें, सबको कह दिया कि जाओ, दिए तुम्हें 50 50 हजार रुपए, तुम हो मेरे गांव, अपने गांव के रिप्रेजेंटेटिव, और जो जिसके गांव से ज्यादा वोट मिलेगी उसे इंसेंटिव दूंगा ऊपर से। तो सर ऐसे जीते जाते थे चुनाव ये। अब बीजेपी के जितने भी नेता हैं
वो सर फिक्स डिपॉजिट पे चुनाव जीत के आते हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी के नाम पे आपको वोट मिल रहा है, योगी के नाम पे मिल रहा है, मोदी के नाम पे मिल रहा है। तो यही वजह है कि वो ना तो खुद अपना चुनाव का मैनेजमेंट बढ़िया कर पाते, अब उनका जीत हार का अंतर कम होता जा रहा है। पहले जो सीटें 20-20, 25-23 हजार वोटों से जीती जाती थी, वो अब सब 8,000, 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 से जीती जाने लगी है। तो प्रयास एक कैंडिडेट का अपना भी प्रयास होता है कि वो 5-5, 10,000 वोट जो है ना, जिसे कहते हैं कि वो एक तरह से खरीदना ही होता है कि इतना पैसा खर्च कर दिया कि वे वोट तो आनी आनी है, चाहे वो दूसरी बिरादरी की हो, कि दूसरी कास्ट की हो, चाहे मुसलमानों की लेनी हो, कैसे भी हो, तो वो उस तरह के एफर्ट करते नहीं है। अगर मिल्कीपुर वाला जीतना है तो सर मैं बताता हूँ फार्मूला मिल्कीपुर का कैसे जीता जाए, मुझे बनाइए आप प्रभारी। लेकिन वहां पे बात चीजें अटक जाती हैं कि कैंडिडेट तो कमजोर है। कैंडिडेट आपका पासी समुदाय से हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो बेचारा बहुत वेल ऑफ हो, बहुत पैसे वाला हो, या पॉलिटिकल उसका सपोर्ट हो, या ज्यादा उसकी साथ टीम हो। तो उसे टीम देनी पड़ेगी, उसे पुश करना पड़ेगा, आपको इस तरह से चुनाव जिताना पड़ेगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे उसके लिए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो योगी जी को टारगेट देना चाहिए कि तुम्हें ये सीट जितवानी है, तुम्हें ये 2-2, 3-3 मंत्री लगाए वहां पे, कैंडिडेट बढ़िया ढूंढे, जन बात करें वहां के कैडर से जाके कि भाई किसे टिकट दिया जाए, हमें जीतनी है सीट, कैंडिडेट ऐसा बताओ कि जो जीत के दिखाए, और कैसे जितवाना है वो हम बताते हैं आपको। तो ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, तो क्यों नहीं जीती जाएंगी सीटें सर। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। जी, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।